हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल की रिवीजन करेंगे। ये वीडियो बेटा आपकी इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल कंसेप्ट्स और सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और आर डी शर्मा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो अच्छे से देखो और साथ में कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, हैंड टू हैंड अभी रिवीजन करते रहो। जो मैंने क्वेश्चन कराया आप भी दोबारा करो, जो मैंने कराया फिर आप दोबारा करो, ठीक है ना। आपकी अभी हैंड टू हैंड अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो को नेक्स्ट स्लाइड से। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं अपने चैप्टर का, जो हमारा नाम है उसका। हमारी चैप्टर का नाम है बेटा सर्कल। हमारी चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल। तो सर्कल क्या होता है? पता है आपको सर्कल क्या होता है भाई? लाइक टायर, कॉइन, ये सर्कल ही तो है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये सर्कल होता है ना। तो सर्कल के एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ क्या है? इन अ प्लेन फिगर, इन अ प्लेन फिगर फिक्स पॉइंट से, एक प्लेन फिगर पे फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे अगर हम एक बहुत इनफाइनाइट पॉइंट्स बनाए, मतलब इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस लिया हमने और इन पे सब पे इनफाइनाइट पॉइंट्स बना दिए हमने। क्या बना दिए? इनफाइनाइट पॉइंट्स बना दिए। और जब इन इनफाइनाइट पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो बनाता है एक सर्कल। वो बनाता है एक सर्कल। ठीक है। ये जितने पॉइंट्स थे ना, इस पॉइंट से क्या थे? सेम डिस्टेंस पे थे। क्या थे? सेम डिस्टेंस पे। अगर सेम डिस्टेंस पे नहीं होते तो वो कभी ओवल बन जाता, कभी ऐसा बन जाता, कभी ऐसा बन जाता, है ना। तो सर्कल नहीं बनता। तो जो ये फिक्स पॉइंट होता है ये कहलाता है बेटा सेंटर। क्या कहलाता है ये? सेंटर। और इस फिक्स पॉइंट से जो हम सर्कल पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मीन जो हमारा फिक्स डिस्टेंस होता है सेंटर और पॉइंट के बीच में, ये कहलाता है रेडियस। ये क्या कहलाता है? वन सेकेंड। ये कहलाती है बेटा रेडियस। ठीक है। जब 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 सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो कहलाती है कॉर्ड। क्या कहलाती है? वो एक कॉर्ड कहलाती है। अगर यही कॉर्ड सेंटर से पास होके जाए, यही कॉर्ड किससे पास होके जाए? सेंटर से पास होके जाए, तो उसका एक न्यू नाम बन जाता है डायमीटर। होती ये भी कॉर्ड है, होती ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये सेंटर से पास होके जा रही है ना, तो इसलिए एक स्पेशल नाम बन जाता है। वो क्या है? डायमीटर। हम डायमीटर को ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है। और अब देखो ये पॉइंट पर टच करा था दोनों पॉइंट पे, तो वो कॉर्ड है। अगर वो पूरा कट करके बाहर जा रहा है तो वो सीधा सीकेंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सीकेंड कहलाता है। और रेडियस और डायमीटर का आपको रिलेशन तो पता ही है। जो डायमीटर होती है डबल, जो डायमीटर होता है वो डबल होता है किसका? रेडियस का। या बोल सकते हो जो रेडियस होता है वो क्या होता है? हाफ होता है किसका? डायमीटर का। ठीक है। और सर्कल का आपको एरिया भी पता है। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस को हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। सरकमफ्रेंस क्या होता है? बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। ये सारी चीजें हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन मीन्स जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट कर लिया, एक 7वीं 8वीं 9वीं में, है ना। 9th तक इसी के बारे में हमने पढ़ा है। अब टेंथ में एक नया वर्ड यूज होने वाला है आपके लिए। इसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। वो है टेंजेंट। क्या है वो? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये टेंजेंट ऑफ अ सर्कल क्या है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। टेंजेंट टू अ सर्कल क्या है? एक लाइन है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो कह रहे टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। जो ओनली सर्कल को वन पॉइंट पे क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। जैसे मानो ये सर्कल है हमारा, ये सर्कल है, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को टच होते हुए एक ये लाइन जा रही है ए बी। एक लाइन जा रही है इस पॉइंट को टच करते हुए ए बी। ओनली वन पॉइंट को टच हो रही है ना, तो इसका मतलब ये कहलाता है टेंजेंट। तो ए बी यहाँ पर क्या है? टेंजेंट है। तो ये होता है टेंजेंट। जो सर्कल को ओनली, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे कट करके जाए, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को वन पॉइंट पे कट करके जाए, तो वो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। और जिस पॉइंट पे कट करके जा रहा है वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहलाता है वो? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो ये होता है बेटा आपका एक टेंजेंट।
अब एक थ्योरम है आपकी बुक की बेटा, थ्योरम 10.1 है ये थ्योरम क्या कहती है? कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब उस सर्कल में देखो कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, ये ना इतने सारे इतने इनफाइनाइट पॉइंट ही तो है, तो टेंजेंट भी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। देखो 1 मार्कर क्वेश्चन बन जाता है कि एक सर्कल के अंदर आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो आंसर क्या बोलोगे सर, इनफाइनाइट होगा इसका आंसर। कितना होगा आंसर इसका, इनफाइनाइट, बिकॉज ऑफ जो सर्कल होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना है, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे बहुत सारी टेंजेंट बन जाएंगी जो अनकाउंटेड है, इनफाइनाइट है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होता है, इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल पे हम लोग। तो ये कह रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस कह रहा है एक सर्कल है मान लो, ठीक है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, वो ये इस पॉइंट पे कट करके जा रही है इसको, अगर हम रेडियस से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें, इस सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, तो वो ना एक हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा क्या होगा, एक परपेंडिकुलर। मान लो आपने अगर यहाँ भी एक टेंजेंट बनाई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अब सेंटर से एक रेडियस बनाएंगे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो भी एक परपेंडिकुलर होगी, कहीं पे भी बना लो, कहीं पे भी बना लो रेडियस, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो, सॉरी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के, तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ये कहती है ये थ्योरम, ये कहती है ये थ्योरम, ठीक है। अब इसको एक बार प्रूफ भी कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, मान लो क्या है, ये एक सर्कल है, ये एक ए बी मान लेते हैं इसको, ए बी एक टेंजेंट है, ये हमारा ओ एक सेंटर है, और ये हमारा सी हो गया। तो हमें क्या प्रूफ करना है बेसिकली यहाँ पे, देखो हमें पता है, हमने थ्योरम पढ़ ली कि ओ सी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे, क्योंकि हमने पढ़ा टेंजेंट पे अगर सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब हमें तो पता है उसी परपेंडिकुलर है ए बी पे, और हमें ये चीज प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है, पेपर में आ भी जाती है थ्योरम्स, है ना, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखो। तो आपको मैं सोच रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन में हमें क्या प्रूफ करना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको साइड में रखो, अब मैं एक चीज समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, ठीक है। अगर 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 आप ऐसे जाओ इस लाइन पे, या ऐसे जाओ, 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 ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप सीधा सीधा जाओगे, एकदम सीधा जा रहे हो, एकदम सीधा जा रहे हो, एकदम सीधा, और एकदम सीधा जा रहे हो, तो आप कैसे चलो, एकदम राइट एंगल में चल रहे हो, किसमें चल रहे हो, एकदम राइट एंगल में चलो, एकदम सीधा सीधा, है ना। और अगर आप एकदम सीधा सीधा जाओगे तो वो क्या होगा, एक राइट एंगल फॉर्म करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप टेढ़ा मेढ़ा जाते हो, टेढ़ा मेढ़ा जाते हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा किसके मुताबिक, जब आप सीधा सीधा जाएगा उसके मुताबिक। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा समझो, मैं ये कहना चाहता हूं, आपको यहां जाना है, यहां से, ठीक है, तो आप ना ऐसे जाओगे, सीधे सीधे जाओगे, तो आप जल्दी पहुंचोगे, ना कि ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे। सीधे सीधा कब जाओगे, जब एकदम आप स्ट्रेट एंगल में चलो, मतलब एकदम 90 डिग्री के एंगल में चलते जा रहे हो, सीधा 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 सीधा, ठीक है ना, एकदम 90 डिग्री एंगल में चलते जा रहे हो, तो आप जल्दी पहुंच जाओगे वहां पे, क्या पहुंच जाओगे आप, जल्दी पहुंचोगे, ना कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलने से, और किसी एंगल में नहीं, सिर्फ सीधा 90 डिग्री एंगल चलने से। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो इससे हमें ये चीज समझ आती है, देखो कि अगर हम सीधा सीधा चलेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बाकियों से, क्योंकि देखो जो हम सीधे सीधे चले वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो हुआ, तो अगर हम और थोड़ा एंगल चेंज कर दिया हमने थोड़ा सा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा भी चेंज करा तो वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसके मुताबिक, किसके, सीधी वाली लाइन के मुताबिक। तो इससे हमें ये चीज समझ आती है, इससे हमें ये चीज समझ आती है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट और एक पॉइंट के बीच में, वो क्या होता है, एक उस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो उसकी क्या होती है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये दो लाइन है, इनके बीच में सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जब आप एकदम स्ट्रेट चलोगे, और स्ट्रेट कब चल पाओगे, जब आप एकदम 90 डिग्री के एंगल में चलोगे, एकदम सीधा सीधा चलोगे, तो 90 डिग्री एंगल में चला, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो यहां से हमें ये समझ आया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है उस पर, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बस इतना सा याद रखना, क्योंकि इसी चीज का बेटा इस क्वेश्चन में यूज है। तो देखो
हमने एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे डी पॉइंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओसी क्या है, हमारी रेडियस है ना, ओसी क्या है यहाँ पे, रेडियस है। करेक्ट। इन फिगर, गौर से देखो इन फिगर में, इस फिगर में जो ओडी है वो क्या है, ग्रेटर देन होगा किससे, ओसी से। क्यों? क्योंकि देखो ना गौर से, अगर यहां तक तो एक रेडियस ही है, इस पॉइंट तक तो क्या है, एक रेडियस ही है, रेडियस को पार करके फिर डी पे पहुंचे हम, डी पॉइंट तक पहुंचे हैं, और ओसी एक रेडियस ही है जो सर्कल के पॉइंट तक है। तो अगर सर्कल के हम बाहर जा रहे हैं, सर्कल के बाहर जा रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो रेडियस से बड़ा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये सर्कल है, ये रेडियस है, अगर मैं सर्कल पार करके थोड़ा सा भी बाहर चले गया तो ऑब्वियसली बात है रेडियस छोटी है, जो बाहर पॉइंट क्या है वो बाहर, वो बड़ा है, वो लाइन क्या है, बड़ी है रेडियस से। तो देखो ना ये सर्कल को पार करके गया है, तो ऑब्वियसली बात है ओडी क्या है, बड़ा है किससे, ओसी से, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज समझ आती है, ये चीज समझ आती है कि आप पॉइंट यहां भी ले लो, यहां 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 ले लो, कहीं भी ले लो, हमेशा ओसी छोटा होगा इन सब पॉइंट से, ओसी क्या होगा, छोटा होगा इन सब पॉइंट से, क्योंकि जब भी आप ड्रॉ करोगे तो सर्कल के बाहर पहुंचेगा, सर्कल के बाहर पहुंचेगा तो ऑब्वियसली बात है रेडियस छोटी होगी उस लाइन से, ठीक है। तो लिखो दिस हैपन ऑल पॉइंट्स ऑन ए बी पे कहीं भी ले लो, ऐसा ही होना है कि ओडी ग्रेटर देन आना है उसी से, जैसे ओडी ग्रेटर देन एसी आया ना, इसे से कोई सा भी पॉइंट ले लो हमेशा ऐसा ही आएगा, एक्सेप्ट पॉइंट सी, एक्सेप्ट पॉइंट सी, है ना, लेकिन सी पॉइंट को छोड़ के। तो इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें क्या पता लगता है, सो कंक्लूड दैट OC is shortest distance from O to AB। तो OC क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है AB का O से, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, OC is perpendicular on AB। अभी मैंने आपको समझाया था ना, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है उस लाइन पे, इसलिए वो मैंने समझाया था, ठीक है। तो कुछ इस तरह से प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। कह रहा टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीटर लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज 12 लेंथ PQ बतानी है हमको। क्या कह रहा है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है, जिसकी रेडियस क्या है, 5 है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एक टेंजेंट है PQ, एक टेंजेंट है PQ, ठीक है ना, सेंटर O है, एक सेंटर क्या है हमारा, एक O, टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, इट इज मीटर लाइन थ्रू दी सेंटर O। ओके 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 ओके, P है ना बेटा, वो मीट हो रहा है कहां पर, सर्कल पे, ठीक है ना। तो वो लिखा ना टेंजेंट PQ है जो पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर लाइन थ्रू दी सेंटर O, और ये P सर्कल पे टच हो रहा है, सेंटर एट पॉइंट Q, तो OQ इज 12, तो OQ हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, OQ हमारे पास 12 दे रखा है, और OP क्या एक रेडियस, OP क्या एक रेडियस है ना, ये में दे रखा है 5। तो हमें बताना है PQ क्या है, हमें बताना है PQ क्या है। तो हमें पता है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQ टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर होगा, हमें पता है OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ बाय थ्योरम 10.1 अभी हमने पढ़ी थी कि भाई एक टेंजेंट पे एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल OPQ इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो अब इसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। जो हाइपोटेनस के ठीक सामने होता है जो है OQ, वो सॉरी जो परपेंडिकुलर के जो ठीक सामने होता है जो है OQ, वो होता है हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हुआ OQ।
बेस हो गया बेटा हमारा पी क्यू और परपेंडिकुलर हो गया हमारा ओपी। ठीक है, अब जो जो वैल्यू पता है पुट कर दो, जो नहीं पता वो निकल आएगी। ओ क्यू की वैल्यू पता है 12, तो 12 लिख दो यहाँ पे। पी क्यू की वैल्यू नहीं पता तो पी क्यू को पी क्यू रहने दो। ओपी की वैल्यू पता है 5, तो यहाँ 5 पुट कर दो। 12 का स्क्वायर 144, पी क्यू को पी क्यू का स्क्वायर रहने दो। 5 का स्क्वायर 25, प्लस का 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा। 144 में से 25 गया 5, 14 में से 5 गए 9, 13 में से 2 गया 13 में से 11, 3 में से 2 गया 1 और ये 1। पी क्यू का स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट। तो पी क्यू कितना आ गया आपका रूट का 119। पी क्यू कितना आ गया आपका रूट का 119। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा ये थ्योरम है बेटा आपकी 10.2, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में बेटा इसके 100% चांस है आपको आने के, तो अच्छे से कर लेना इस क्वेश्चन को। कहता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कह रहा है एक सर्कल है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा। अगर इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सर्कल पे क्या ड्रॉ करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होती है। तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या होती हैं इक्वल होती है। ये हमारी थ्योरम कह रही है, याद रखना इस बात को। अगर हम सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे की क्या होती है इक्वल होती है। अब इस चीज को हम प्रूव करके दिखाते हैं क्योंकि पेपर में प्रूफ ही आएगा इसका। तो ये मान लो एक पी पॉइंट है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, सेंटर इज ओ हो गया। तो यहां पे हमें प्रूफ करके दिखाना है एपी इक्वल है किसके बीपी के। ठीक है, तो देखो हमने एक ओ को ए से ज्वाइन कर रहे हैं और ओ को बी से ज्वाइन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कुछ, क्या ज्वाइन ओ टू ए और ज्वाइन ओ टू बी। ओके, और पी को ओ से भी ज्वाइन कर देते हैं। अगर किसी तरह से मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दूं, किसी तरह से मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या कर दूं कॉन्ग्रेंट प्रूफ, तो बाय सिंप्लिसिटी पी ए पी बी के इक्वल हो जाएगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा है ना, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो उसी चीज का यूज करके अगर मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल पी ओ ए और पी ओ बी को कॉन्ग्रेंट कर दूं, तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा पीबी के बाय सिंप्लिसिटी, है ना। अब उसी का यूज करके हम इसको इक्वल प्रूफ करेंगे। तो हमें कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं POA एंड POB। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल में PO क्या है भाई कॉमन, दोनों ट्राइंगल में PO क्या है कॉमन, तो एक चीज तो हमें ये मिल गई। और OA जो है OB के इक्वल है, OA जो है OB के इक्वल है। अब ये क्यों इक्वल है, ऐसा तो कुछ हमें गिवन नहीं दे रखा। ये इसलिए इक्वल है बेटा क्योंकि OA क्या है एक रेडियस, OB क्या है एक रेडियस, रेडियस सारी एक दूसरे की क्या होती है इक्वल होती है। रेडियस कैसे भी ड्रॉ करो रेडियस तो सेम ही रहती है ना, तो OA भी रेडियस है OB भी रेडियस है, इसलिए आपस में ये दोनों इक्वल हैं। तो रीजन लिखेंगे बाय रेडियस या रेडियाई। और ये एंगल 90 और ये एंगल 90 होगा, एंगल ए और एंगल बी क्या होगा 90 होगा। क्यों, क्योंकि OA is perpendicular on PA and OB perpendicular on PB using theorem 10.1। हमने पढ़ा था ना 10.1 थ्योरम में अभी जस्ट कि सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के, तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, तो मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो इसलिए वो 90-90 हो गए। ओके, तो देखो अब इसमें कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है, क्राइटेरिया मींस याद है ना 9th क्लास में जो पढ़ा था SAS SSS वो वाले क्राइटेरिया। तो देखो ये 90 डिग्री है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेन्यूस है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल है और एक अदर साइड इक्वल है, तो यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका RHS। तो POA इक्वल है ट्राइंगल POB के, मतलब कॉन्ग्रेंट है
बाय आर एच एस, बाय आर एच एस। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो पी ए इक्वल टू क्या हो गया, पी बी बाय सी पी सी टी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे ये थ्योरम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी के बेसिस पे होगा जो भी हमने थ्योरम पढ़ी है। देखना, प्रूफ दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हमें प्रूफ करना है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दोबारा पढ़ो, उससे पहले ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जानते हो क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स होते हैं जिनका, ऐसे दो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम, ऐसे सर्कल जिनका क्या हो, सेंटर सेम। देखो, आपने कंपास लिया, इसको एज अ सेंटर मान के सर्कल बना दिया, फिर आपने कंपास को थोड़ा सा और ओपन करा, कंपास की जो नॉक होती है वो यहीं रखी और थोड़ा सा और घुमा के एक और बना दिया आपने इसी सेंटर को, इसको एज अ सेंटर मान के। तो ये ऐसे सर्कल जो होते हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, तो कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो ए बी है, यहाँ पे जो ए बी है, विच टच द स्मॉलर सर्कल, वो टच कर रहा है बेटा स्मॉल सर्कल को, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बड़ा जो सर्कल है उसका जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जा रहे हैं। इट बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारा, पी पॉइंट क्या है हमारा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। मींस ए बी जो है टेंजेंट है छोटे सर्कल के लिए, स्मॉल सर्कल के लिए, और ए बी जो है कॉर्ड है एक बड़े सर्कल के लिए, बिग सर्कल के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो ए बी है वो कॉर्ड है किस, कौन से सर्कल के लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए, और जो ए बी है वो टेंजेंट है किसके लिए, छोटे वाले सर्कल के लिए। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। मींस एपी को हमें प्रूफ करना है पीबी के इक्वल, एपी को किसके प्रूफ करना है, हमें पीबी के इक्वल प्रूफ करना है, एपी जो है पीबी के इक्वल है। तो करते हैं भाई, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, AP equal to PV means P bisect AB, P is bisect AB। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो जरा, अगर 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 हम क्या करें, O को A से ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे, और O को B से ज्वाइन कर दिया हमने यहाँ पे। अगर मैं किसी तरह से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर दूं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या कर दूं, कॉन्ग्रेंट, तो ऑब्वियस सी बात है एपी पीबी के इक्वल बाई सी पी सी टी। बस यही करेंगे यहाँ पर हम। तो करते हैं भाई, इन ट्राइंगल एओपी एंड पीओबी एंड पीओबी, एओपी एंड पीओबी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ओपी कॉमन है, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा ओपी क्या है, कॉमन है कि नहीं? अरे ये रेड कलर ना थोड़ा सा पे चुभ रहा है, इसको हटाते हैं बेटा, कलर चेंज करते हैं इसका। इन ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल बीओपी, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे जब भी तो एपी और पीबी इक्वल होगा बाई सीपीसीटी। इन दोनों ट्राइंगल में देखो ओपी क्या है, कॉमन है, ओपी क्या है, कॉमन है। ठीक है, और ओए इक्वल है ओबी के, क्यों, बाय रेडियाई, बाय रेडियाई, क्योंकि ओए भी एक रेडियस है बड़े सर्कल की, ओबी भी एक रेडियस है बड़े सर्कल की, और रेडियस तो इक्वल ही होती है। और ओपी परपेंडिकुलर है, ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है ना आपको, और ऐसा होगा भी बिकॉज ऑफ क्यों, ओपी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, टच कर रही है, पी पे क्या है, ओ क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आ रहा है। और हमने थ्योरम पढ़ी है 10.1, तो एंगल ओ पी बी इक्वल होगा किसके, एंगल ओ पी ए के। रीजन क्या लिख देना, बाय थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। तो यूजिंग कौन सा फॉर्मूला लगा इसके अंदर हमारा, आर एच एस,
तो ट्राइंगल कौन सा क्राइटेरिया लगा, आरएचएस। ट्राइंगल आरएचएस के क्राइटेरिया से, ट्राइंगल के आरएचएस के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एपी इक्वल टू पीबी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनी टाइम्स आपके पेपर में आया है, मैंने क्वेश्चन देखा है, तो अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को भी। कह रहा है टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट्स हैं, आर ड्रॉ द सर्कल सेंटर ओ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट पीटीक्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओपीक्यू। क्या प्रूफ करना है आपको, पीटीक्यू जो ये वाला एंगल है वो 2 टाइम्स है ओपीक्यू के, वो 2 टाइम्स है किसके, ओपीक्यू के। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि टीपी जो है टीक्यू के इक्वल होगा, टीपी क्या है, टीक्यू के इक्वल होगा। क्यों होगा, अभी हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी, क्या पढ़ा था, अगर एक सर्कल पे हम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक्सटीरियर पॉइंट से क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसीलिए भाई टी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, टी क्या है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है, और वो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, तो टीपी किसके इक्वल हुआ, टीक्यू के इक्वल हुआ, बाय टेंजेंट ड्रॉ थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट। क्या लिखते थे रीजन, टेंजेंट ड्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल पॉइंट। अब देखो टीपी टीक्यू के इक्वल है, सो ट्राइंगल टीपीक्यू इज आइसोलेसिस ट्राइंगल, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है, समझ रहे हो, दो साइड इक्वल तो हो गई, टीपी टीक्यू के इक्वल तो हो गया, ट्राइंगल टीपीक्यू क्या हो गया हमारा, एक आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। और ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो एंगल टीपीक्यू इक्वल होगा, टीपीक्यू इक्वल होगा क्यूपीओ के, क्यूपीटी के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा समझो, मैं कह रहा हूँ देखो बेटा, टीपी टीक्यू के इक्वल है क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, टीपी टीक्यू के इक्वल हो गया। तो जो ये ट्राइंगल है टीपीक्यू, ये ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया। कैसा ट्राइंगल हो गया, आइसोलेसिस ट्राइंगल हो गया ये वाला। अगर ये आइसोलेसिस ट्राइंगल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, है ना। तो हमने वही करा है, टी पी क्यू इक्वल हो गया किसके, टी क्यू पी के। अच्छा मैंने नाम गलती दिया इसका, टी पी क्यू इक्वल होगा टी पी क्यू इक्वल टू टी क्यू पी। और इन दोनों को मैं एक्स मान लूँ, ये थोड़ा इजी रहेगा, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एंगल इक्वली तो है आपस में एक दूसरे के, अगर ये एक्स है तो ये भी तो क्या होगा एक्स, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एक्स मान लिया, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल टीपीक्यू, इन ट्राइंगल टीपीक्यू एंगल पीटीक्यू, ये बीच वाला जो एंगल है पीटीक्यू, पीटीक्यू प्लस में एंगल टीपीक्यू प्लस में टीक्यूपी कितना होगा 180 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यहां लिख देते हैं। समझ रहे हो हमने क्या करा, समझाते हैं दोबारा आपको। हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो मैंने क्या करा, जो ट्राइंगल टीपीक्यू है उसमें जो ये वाला एंगल है इसका नाम क्या था, पीटीक्यू, तो यहाँ पे इसलिए मैंने पीटीक्यू लिखा है, प्लस में ये वाला जो एंगल है इसका टीपीक्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे टीपीक्यू लिखा है, फिर जो ये वाला एंगल है टीक्यूपी, इसलिए मैंने यहाँ पे टीक्यूपी लिखा है। तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो वो चीज मैंने यहाँ पे करी है, ठीक है, वो चीज मैंने यहाँ पे करी है। पीटीक्यू को पीटीक्यू रहने दो, टीपीक्यू और टीक्यू को हमने एक्स माना ना, दोनों इक्वल थे आपस में, तो उसको मैं एक्स ले लेता हूँ। तो पीटीक्यू प्लस का है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का, और ये एक्स एक्स क्या हो गया 2x, तो ये हो गया 180 माइनस पीटीक्यू, 2 मल्टीप्लाई में है ना तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो एक बार 180 के नीचे 2 लिख दो और एक बार PTQ के नीचे 2 लिख दो। 2 से तो ये 180 कैंसिल 90 बार में, तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 90 माइनस PTQ डिवाइड बाय 2, PTQ डिवाइड बाय 2, और इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब गौर से देखो जरा, ये पूरा एंगल देखो, सेंटर ये रहा, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ हुई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे और टेंजेंट हमारी टीपी थी, तो ये पूरा जो एंगल होगा बेटा कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ से लेके पूरा का एंगल कितना होगा ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्यों? थ्योरम 10.1 अभी पढ़ा था हमने, एक सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो क्या होता है परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है यूजिंग 10.1 थ्योरम। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, पूरा एंगल क्या होगा 90 डिग्री। और ये पूरा 90 डिग्री एंगल दो एंगल मिलके बन रहा है, एक तो ये वाला एक्स वाला एंगल और एक ये वाला OPQ एंगल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, OPQ प्लस में x इक्वल होगा 180 के बाय थ्योरम 10.1, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 180 माइनस प्लस का OPQ इधर आके माइनस का OPQ, और इसको मान ले रहा हूं मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बना चुके थे, सेकंड ये आ गई, तो लिखोगे वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या मिल रहा है, x इस पूरे के इक्वल, यहाँ पर x इस पूरे के इक्वल, x यहाँ पर इस पूरे के इक्वल, यहाँ पर x इस पूरे के इक्वल। देखो x ही है तो आपस में ये दोनों भी तो इक्वल हुए, x इसके इक्वल है, x इसके इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल है, मतलब 90 माइनस PTQ अपॉन 2 इक्वल होगा 180 माइनस, सॉरी 180 क्यों 90 बेटा, 90 होता है ना, वो परपेंडिकुलर तो 90 होता है ना, 180 लिख दिया, 90 माइनस OPQ के। ठीक है, देखो 90 से 90 कैंसिल, क्योंकि प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल, 2 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PTQ इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ OPQ के, और यही हमें क्या करना था प्रूफ कि PTQ क्या है 2 टाइम्स है OPQ के। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। ओके, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं, सेंटर O सो दैट PQ इज 110। तो फाइंड करना है आपको PTQ, आपको क्या फाइंड करना है PTQ। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, PTQ आपको ये फाइंड करना है, ठीक है ना, ये आपको 110 गिवन है। अब जैसा कि आपको पता है ये कितना होगा 90, 10.1 थ्योरम पता है ना, रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, क्योंकि TP एक टेंजेंट है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये भी क्या होगा एक 90 होगा। और ये जो बन रहा है पूरा का पूरा फिगर, ये जो TPOQ एक कोऑर्डिनेटर है, क्या है ये एक कोऑर्डिनेटर है, और हमें पता है कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उसमें चारों एंगल का सम 360 होता है, जिसमें से 3 एंगल का सम हमें पता है, तो PTQ फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं भाई इसको। तो सबसे पहले लिख देते बेटा एंगल P और एंगल Q वो दोनों 90 है बाय थ्योरम 10.1। अब देखो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस और ये PTQ कितना होगा 360 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एंगल O कितना है हमारे पास 110 है, P कितना है 90 है, Q कितना है 90 है, और PTQ कितना है नहीं पता, ये तो निकालना ही है। इनको प्लस करा तो ये आ गया 290 प्लस में PTQ इक्वल टू 360, प्लस का 290 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 360 माइनस 290, तो ये आ गया आपका कितना 70 डिग्री। तो PTQ कितना आ गया यहाँ से आपका 70 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर,
दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल जिनका सेंटर से मींस मान लो इसको एज सेंटर मान के हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। इसी सेंटर को मान के हमने थोड़ी सी रेडियस बढ़ा के एक और सर्कल बना दिया सेम सेंटर से, तो ऐसे सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। And find the length of the chord of the larger circle which does the smaller circle। हमें लेंथ ऑफ द कॉर्ड बतानी है जो लार्जर सर्कल की है। किसकी है? लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रही है। स्मॉलर सर्कल को क्या हो रही है? टच करते हुए जा रही है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये मान लो O है, ये A भी हमारी कॉर्ड है। हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इसी मान लो P है, तो OP पे हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी। तो ऑब्वियस सी बात है हमें रेडियस कितनी हुई? तो 3 सेंटीमीटर और एक बड़े सर्कल की दी हुई है 5 सेंटीमीटर। हाँ, तो मैं ये कहता हूँ ऑब्वियस सी बात है कि जो OP होगा ना वो परपेंडिकुलर होगा AB पे। OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा AB पे। क्यों? थ्योरम पढ़िए ना अपने 10.1 कि भाई टेंजेंट पे, टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है? इस पे परपेंडिकुलर होती है ना, इसलिए। और मैं क्या कर रहा हूँ? O को A से ज्वाइन कर रहा हूँ। तो गौर से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है AOP। AOP क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। OP क्या है? हमारी रेडियस है छोटे सर्कल की जो है 3 सेंटीमीटर। OA क्या है? रेडियस है बड़े सर्कल की जो है 5 सेंटीमीटर। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लूंगा? AP निकाल लूंगा। इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या निकाल लेता हूं मैं? AP निकाल लेता हूं। AP आ जाएगा। सिमिलरली PB भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो सेम प्रोसेस तो है। O को B से ज्वाइन करूंगा, ये 3 है, ये 5 है, तो इस तरह से PB भी आ जाएगा हमारा। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी, वही हमें निकालनी है ना। सॉरी, ठीक है। तो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे? इन ट्रायंगल AOP। AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो भाई इसके अंदर लगेगा पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या होता है? जो 90 की ठीक सामने वाली साइड होती है जो है OA। OA का स्क्वायर, बेस हो गया हमारा AP और P परपेंडिकुलर हो गया हमारा OP। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। OA है हमारे पास 5, AP हमें नहीं पता, OP हमें पता है 3। 5 का स्क्वायर 25, AP का स्क्वायर AP स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। 25 में से 9 गए 16, इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट, और रूट 16 की वैल्यू होगी हमारी 4 सेंटीमीटर। रूट 16 की वैल्यू 4 होती है ना, तो AP की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 4। सिमिलरली PB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी मींस AB निकालना है, तो AB के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये भी 4 आ गया है, AP प्लस PB कर देंगे। क्या कर देंगे? AP प्लस PB कर देंगे, जो है 4 और 4, आंसर आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? quadrilateral ABCD drawn to circumscribe a circle C figure proves that AB plus CD plus AD plus BC। AB plus CD किसके इक्वल है? AD plus BC के इक्वल है। ये चीज आपको प्रूफ करके देखो, तो करते हैं भाई। तो देखो कैसे करेंगे। पहले हम लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है यहाँ पे हमें AB plus CD इक्वल है AD plus BC के। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। तो जरा गौर से देखना, ये जो A है, जो क्या है? एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इसको भूल जाओ। ये जो है ना, ये वाला क्वेश्चन भूल जाओ, इसका मतलब समझो यहाँ पे नहीं है। एक एक्सटीरियर पॉइंट है, ये क्या है? एक एक्सटीरियर पॉइंट, इससे दो टेंजेंट बनती है, एक AS और एक जो आपस में एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल होगी। क्योंकि हमने पढ़ा था थ्योरम में 10.2 में क्या होता था? एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे। सॉरी, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
हाँ, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बेटा एक्सचेंज पॉइंट से एपी और यहाँ पे जो बन रही है एपी और एएस, वो आपस में एक दूसरे की क्या होती है, इक्वल होती है। इसी तरह से बी एक्सचेंज पॉइंट हो गया तो बीपी किसके इक्वल होगा, बीक्यू के इक्वल होगा। इसी तरह से सी एक्सचेंज पॉइंट हो गया तो सीक्यू किसके इक्वल होगा, सीआर के इक्वल होगा। इसी तरह से डी एक्सचेंज पॉइंट हो गया तो डीआर किसके इक्वल होगा, डीएस के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको यहां पर हम लिख देते हैं। तो क्या होगा बेटा, एपी इक्वल होगा एएस के, एपी इक्वल होगा एएस के, बीपी इक्वल होगा बीक्यू के, बीपी इक्वल होगा बीक्यू के, और सीआर इक्वल होगा सीक्यू के, सीआर इक्वल होगा सीक्यू के, और डीआर इक्वल होगा डीएस के, डीआर इक्वल होगा डीएस के। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। और इन सब का बेटा रीजन क्या है कि एक दूसरे के इक्वल क्यों हुए हैं, बिकॉज ऑफ थ्योरम टाइम पॉइंट। ठीक है ना, थ्योरम टाइम पॉइंट में तो पढ़ा था कि एक्सीडेंट पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो जरा, हम क्या करेंगे, हमें ये करना, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ऐड कैसे करते हैं बेटा, ऐसे नंबर ऐसे इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में प्लस कर दो, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड प्लस कर दो। तो यहाँ पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट हैंड साइड में क्या है, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक है, तो देखो यहाँ पे AP प्लस BP आया, AP ये रहा BP ये रहा, और दोनों को प्लस करके क्या बन रहा है, पूरा AB बन रहा है। तो मैं इसकी जगह AB लिख सकता हूँ। CR और DR, CR का है हमारा ये रहा और DR हमारा ये रहा, तो CR और DR मिलकर क्या बन रहा है बेटा, DC। तो उसकी जगह मैं DC लिख सकता हूँ। AS और DS है, AS और DS, AS और DS है ना, AS और देखो यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, AD बना रहा है। और BQ प्लस CQ, CQ हो रहा BQ हो रहा, तो क्या मिलके बना रहा है ये BC। और गौर से देखो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज है जो आपको यहाँ पे बेटा ध्यान रखनी है, कब कब जब आप क्या लिखो, ये इक्वेशन बनाओ पहली दूसरी तीसरी चौथी, यहाँ पे एक छोटी सी मैंने चीज को ऑब्जर्व करके फिर मैंने करा ये क्वेश्चन। अदरवाइज अगर मैं उस चीज को ऑब्जर्व नहीं करता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। वो क्या है आप भी समझो अच्छे से, देखो जरा, हमें पता है कि एपी इक्वल होगा किसके, एएस के, एपी किसके इक्वल होगा, एएस के, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जब आप सेकंड लिखोगे बीक्यू इक्वल है बीपी के, है ना, ये भी तो इक्वल है आपस में, तो कुछ आपको इस तरह से लिखना है कि एपी के नीचे बीपी आना चाहिए, एपी के नीचे क्या आना चाहिए, बीपी। अगर इस तरह से नहीं सोचोगे तो होगा क्या, अगर जैसे यहाँ पे देखो हमने एपी के नीचे बीपी लिख, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, बीक्यू इक्वल है बीपी के, बीक्यू इक्वल है बीपी के, तो मैं बीक्यू इक्वल टू बीपी लिख दूं या बीपी इक्वल टू बीक्यू लिख दूं, बात तो एक ही है भाई, कैसे भी लिख दो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी बात सेम नहीं है, क्यों, है तो दोनों सेम ही चीज, लेकिन अगर आप ये उल्टा लिख दोगे ना, तो जब ऐड करोगे, ऐड करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे जो ऐड करके ए बी डी सी ए डी और बी सी बना रहा है, वो कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है, ये क्वेश्चन जब लिखोगे, जब पहला तो लिख दो आप जो भी है एपी इक्वल टू डीएस, तो इस तरह से लिखना एपी के नीचे वो आए, एपी के नीचे वो आए क्या, जो पूरा ए बी बना रहा है, मींस पीबी आए, क्या आ जाए, पीबी आ जाए। और फिर यहाँ पे पीक्यू है, बीक्यू के नीचे क्या आना चाहिए, सीक्यू आना चाहिए, क्योंकि बीक्यू के नीचे सीक्यू आएगा जब ही जाके वो बीसी बनेगा। और सीआर के नीचे क्या आना चाहिए, डीआर, और एएस के नीचे क्या आना चाहिए, डीएस। और वो कैसे समझोगे, जैसे आपने लिखा ए बी इक्वल टू एएस, ठीक है, फिर दूसरा इक्वल था क्या, बीपी इक्वल टू बीक्यू, तो मैंने बीपी मुझे किसके नीचे लिखना है, एपी के नीचे, तो मैंने बीपी को इस साइड लिखा और बीक्यू को इस साइड लिखा। अब नेक्स्ट था आपका सीक्यू इक्वल टू सीआर, तो CQ को मुझे किसके नीचे लिखना है, BQ के नीचे, तो BQ इधर था इसलिए मैंने उसके नीचे CQ लिखा और CR को इधर लिखा। फिर CR के नीचे क्या होना चाहिए, ये DR होना चाहिए, तो DR इक्वल टू DS होगा ना, तो DR को मैंने किसके नीचे लिखा, देखो CR के नीचे लिखा। और ऐसा क्यों करा, इसका लॉजिक समझ में आया ना आप लोगों को, बिकॉज जब इन चारों इक्वेशन को हम ऐड करें
तो कॉम्बिनेशन एकदम आपके सही बने, ताकि दिक्कत ना हो, उनको जब ऐड करें तो सही कॉम्बिनेशन बन के एबीडीसी और एडीबीसी भी आए। ओके, अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना बेटा, वो पूरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मींस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम प्रोसेस आपको ये पूरा करना है, उसके अंदर एक स्टेप और ऐड हो जाएगा तो वो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। समझ में क्या कर रहा हूं? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कह रहा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कम इस्लामिक सर्कल इज अ रोम्बस। अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर ए बी सी डी, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम क्या गिवन है हमें यहाँ पे? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी, हमें यहाँ पे एबीसीडी क्या गिवन है? एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। और हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? कि एबीसीडी एक रोम्बस है। प्रूफ क्या करना है? एबीसीडी क्या है? रोम्बस है। ठीक है, तो एबीसीडी रोम्बस कब होगा? जब 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 एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो, जो मैं पहले से ही गिवन है, प्लस में ऑल साइड इक्वल हो, प्लस में ऑल साइड्स इक्वल हो। तो ये बेटा हमारी रोम्बस की प्रूफ करने की, रोम्बस को शो करने की एक क्राइटेरिया है। कि ये डेफिनेशन बोल लो कि रोम्बस कब होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है ना? तो रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो देखो एबीसीडी पहले से इसने बोला हुआ है पैरेललोग्राम है, तो बेसिकली हमें सिर्फ क्या करना है? ऑल साइड को इक्वल प्रूफ करना है। ऑल साइड को क्या करना है? इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है? ये पूरा करना है जो हमने यहां से करा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक। ठीक है ना? ये पूरा करना है आपको यहां से लेके यहां तक। उसके बाद आ जाएगा आपका AB प्लस BC इक्वल टू AD प्लस BC। सेम प्रोसेस है, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं। ये समझ लो उस वाले क्वेश्चन में यहां से लेके यहां तक आपको पूरा का पूरा टेकना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करने वो मैं आपको वहां पे कर दूंगा। तो AB प्लस GC AD प्लस BC, AB प्लस GC AB प्लस DC AB प्लस GC इक्वल टू AD प्लस BC, और इसको मान लोगे आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद एबीसीडी में पैरेललोग्राम गिवन है पहले से, तो हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होती है भाई? इक्वल होती है। तो AB किसके इक्वल होगा? DC के। AB किसके इक्वल होगा? DC के। और AD किसके इक्वल होगा? BC के। AD किसके इक्वल होगा? BC के। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और ऐसे ये इक्वल क्यों हुए कोई साइड्स? बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। कोई साइड्स आर इक्वल इन पैरेलल, इसलिए। ठीक है, अब वी गेट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन से देखो हमें क्या मिलता है। ये क्या था बेटा? AB, मैं AB को AB लिख रहा हूं। ये क्या था? DC, DC को क्या मैं AB लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि AB किसके इक्वल है? DC के। तो DC की जगह मैं AB लिख रहा हूं। फिर ये है आपका AD, तो मैं AD को AD लिख रहा हूं। फिर ये आपका BC है, BC किसके इक्वल है? AD के, तो BC की जगह AD लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या करा? इन तीनों इक्वेशन का यूज करके एक न्यू इक्वेशन बनाई कि देखो AB को मैंने AB लिखा, प्लस का प्लस लिखा, DC की जगह मैंने AB लिख दिया क्योंकि DC AB के इक्वल था। फिर इक्वल का इक्वल, AD का AD, प्लस का प्लस, BC की जगह मैंने AD लिख दिया क्योंकि BC AD के इक्वल था। AB AB 2AB, AD AD 2AD, 2 से 2 कैंसिल, AB किसके इक्वल आ गया? AD के इक्वल आ गया। फिगर में हटा दो, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि फिगर पुरानी वाली फिगर है ना उसकी, लास्ट क्वेश्चन की, उसी की नोट कर लेना। तो AB किसके इक्वल आ गया भाई? AD के इक्वल आ गया। और इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन, इसको मान लो फोर्थ इक्वेशन। तो गौर से देखो, वी गेट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन से। देखो AB किसके इक्वल है? DC के। AD किसके इक्वल है? BC के। और AB किसके इक्वल है? AD के। समझ रहे हो? ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो ऑटोमेटिकली चारों के चारों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए। चारों के चारों एक दूसरे के क्या हो गए? इक्वल हो गए।
और चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो प्रूफ करना था हमें। सो देयरफॉर ABCD is parallelogram and all sides equal, so ABCDs are rhombus। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आ सकता है आपके, अच्छे से समझने की कोशिश करना। कह रहा है एक्स वाई और एक्स डैश वाई दो पैरेलल लाइंस हैं, जो ये दोनों जो लाइंस है एक्स वाई और एक्स डैश वाई ये टेंजेंट्स हैं। ये क्या है, टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल के विद सेंटर O एंड द टेंजेंट AB, और एक और टेंजेंट है AB जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्स वाई पे A एंड एक्स डैश वाई पे B पे कट कर रही है, मतलब A और B पे कट कर रही है। तो आपको प्रूफ करना है कि AOB 90 डिग्री है। प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। Prove that AOB is 90 degree। तो देखो जरा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, एक टेंजेंट और है AB, और ये दोनों भी टेंजेंट है, जो A पे कट कर रही है XY पे, और ये X डैश Y पे B पे कट कर रही है। ये क्वेश्चन कहना चाहता है, तो प्रूफ करना है आपको जो AOB जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये पूरा का पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री। आपको ये चीज प्रूफ करके लिखना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, हम क्या करें, O को ना C से ज्वाइन कर रहे हैं, O को C से क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब O को C से ज्वाइन करा तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। समझ रहे हो, एक तो ये वाला बन रहा है जो मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, एक ये वाला और एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। मैं इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आएगा उसका रीजन। कौन कौन से ट्रायंगल करें हम लोग, ट्रायंगल POA नाम है और AOC नाम है इस ट्रायंगल का, POA एंड ट्रायंगल AOC नाम है इसका। इन दोनों ट्रायंगल में गौर से देखो OA कॉमन है, OA क्या है, कॉमन, और OC इक्वल है OP के, ये कॉमन है। OC इक्वल है OP के बिकॉज ऑफ रेडियाई, और AP इक्वल है AC के बाय थ्योरम 10.2। समझ लो मैंने क्या करा, नहीं आया कोई बात। देखो OA क्या मैंने लिखा, कॉमन लिखा। OA कॉमन क्यों लिखा, दोनों ट्रायंगल में देखो OA कॉमन आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में OA आ रहा है, इसलिए मैंने OA इक्वल टू OA बाय कॉमन लिखा। फिर मैंने लिखा OC इक्वल टू OP है, तो देखो OC और OP, OC और OP, ये OP है, ये OC है, ये OP है, ये OC है, दोनों रेडियस है सर्कल की, और रेडियस क्या होती है आपस में एक दूसरे के इक्वल, तो इसलिए OC इक्वल टू OP हो गया। और जो AP है और जो AC है वो टेंजेंट है एक्सटीरियर पॉइंट A से। AP और AC क्या है, टेंजेंट है एक A एक्सटीरियर पॉइंट से। तो हमने पढ़ा एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट होती है तो आपस में एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसीलिए AP इक्वल टू AC हो गया बाय थ्योरम 10. इस वजह से इक्वल है। अब तो एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय एस। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है भाई, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या होगा, क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस एंगल का नाम है POA और AOC। ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। कौन कौन सा, एंगल AOP इक्वल होगा एंगल AOC के। ठीक है, बाय CPCT, और मैंने इसको x मान, थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना। ठीक है ना, AOP AOC के इक्वल बाय CPCT, क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल x हो गया, ये x है तो ये भी x। इसी तरह से बेटा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये एंगल इसकी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको मैं y मान रहा हूं, ये y तो ये भी y, समझ रहे हो ना। और सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है, अभी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का सेम तरीका होगा, तो हमें दोबारा सेम करने की जरूरत नहीं होती है, सिमिलरली लिख देते हैं, काम इससे भी हो जाता है, दोबारा करने की जरूरत नहीं होती। तो इस ट्रायंगल का नाम है आपका BOC और BOQ, BOC और BOQ, BOC और BOQ, और इसको मैंने y मान लिया, ठीक है, इसलिए मैंने y लिखा।
अब गौर से देखो, जो आपकी एंगल है एक्स एक्स वाई वाई, जो आपके जो एंगल्स है ना, ये चारों एक्स एक्स, ये दोनों एक्स एक्स और ये वाई वाई, ये जो चारों एंगल्स हैं इनका सम पता है कितना होगा? 360 का 180 होगा। क्या होगा? एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि पी क्यू एक टाइम मीटर है और ये टाइम मीटर एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये 180 डिग्री एंगल बनाएगी स्ट्रेट एंगल की वजह से, है ना? क्या होगा इसका? स्ट्रेट एंगल। तो देखो एक्स और एक्स 2x, वाई और वाई 2y इक्वल टू 180। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचा x प्लस वाई इक्वल टू 180। 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये कट के कितना आ गया? 90 आ गया। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 90 के इक्वल हो गया। x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 90 के इक्वल हो गया। तो गौर से देखो x प्लस वाई, क्या ये दोनों एंगल मिलकर x प्लस वाई बना रहे हैं? एक्स प्लस वाई ये दोनों एंगल मिलके बना रहे हैं, और इस एंगल का नाम क्या है? ए ओ बी। देखो ये हमारा एक्स था, ये हमारा वाई है, और ये दोनों एंगल मिलके कौन सा एंगल का नाम बना रहे हैं? ए ओ बी। तो यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई आया है, क्या उसकी जगह मैं ए ओ बी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है? 90 के। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। तो कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा सर्कल इज टचिंग द साइड BC of triangle ABC at P, touching AB and AC produce at Q and R respectively, prove that AO AO नहीं बेटा, ये AQ है, ठीक है? ये क्या है? AQ है। AQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या कहना चाहता है? दोबारा सोचो। A circle touching the side of BC, थोड़ा कलर चेंज करना है आपको समझाने के लिए। सर्कल इज टचिंग द साइड ऑफ BC, एक BC के भाई एक सर्कल टच हो रहा है, देखो यहाँ पे टच हो रहा है ना P पॉइंट पे, यहाँ पे लिखा है उसने P पॉइंट पे, टचिंग AB एंड AC, और वो AB एंड AC प्रोड्यूस एट Q एंड R, और AB और AC को प्रोड्यूस करा गया है Q तक, और AC को प्रोड्यूस करा गया है R तक। प्रूव दैट AQ, तो हमें प्रूव करके दिखाना है जो AQ है, मतलब ये जो AQ है वो इक्वल है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC के। ABC एक ट्रायंगल तो है, ये देखो ये ट्रायंगल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो पेरीमीटर है और जो ये AQ की लेंथ है, AQ की लेंथ हाफ है इस पेरीमीटर की, AQ की लेंथ हाफ है इस पेरीमीटर के, ठीक है? इस ट्रायंगल ABC के पेरीमीटर के। तो ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है, ठीक है? तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत टाइम्स मैंने देखा है क्वेश्चन आते हुए पेपरों में, आपके चाहे प्री बोर्ड हो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। तो करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं करने क्या वाला हूँ उसको मैं समझा दूँ, फिर बार इंक चेंज करनी पड़ेगी मुझे। बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, बी क्या है? एक एक्सटीरियर पॉइंट। अभी सबको भूल जाओ, बी एक एक्सटीरियर पॉइंट है, तो सर्कल से दो टेंजेंट जा रही है इसमें, बीपी और बीक्यू। कौन कौन से जा रही है? बीपी और बीक्यू। तो वो आपस में एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल। हमने पढ़ेंगे थ्योरम 10.2 में कि अगर हम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल में, तो वो क्या होती है? एक दूसरे के इक्वल होती है। तो इसी तरह से बीपी किसके इक्वल? बीक्यू के। इसी तरह से सी एक्सटीरियर पॉइंट है और वो टेंजेंट बना रहा है सीपी और सीआर, सीपी और सीआर, तो वो भी आपस में एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल। वो भी आपस में एक दूसरे के क्या होगी? इक्वल, ठीक है? और अब ए को एज अ एक्सटीरियर पॉइंट मानो, ए को एज अ एक्सटीरियर पॉइंट मानो, तो ए क्यू और ए आर एक टेंजेंट है, ए क्यू और ए आर एक क्या है? टेंजेंट। तो इसलिए ए क्यू भी किसके इक्वल होगा? ए आर के इक्वल होगा। ए क्यू भी किसके इक्वल होगा? ए आर के इक्वल होगा, ठीक है? तो अभी हमने क्या क्या समझा यहाँ से, तो पहले लिख देते हैं हमें क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो यहाँ से भी हमने देखा कि भाई जो बीपी है वो इक्वल है बीक्यू के, जो सीपी है वो इक्वल है सीआर के, और जो एक्यू है वो इक्वल है एआर के, और इन सबका रीजन सेम है बाय थ्योरम 10.2, ठीक है ना? ऐसा क्यों करा कि देखो इन सब चीज का यूज होने वाला है, इसलिए मैंने कहा। तो अब हमें चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। देखो बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ पेरीमीटर की, पेरी, तो आप लोग लेकिन पेपर में जब भी लिखोगे फुल फॉर्म लिखनी है आप लोग, ठीक है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं किसी भी ट्रायंगल का? सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स का सम कर दो, पेरीमीटर आ गया। एबीसी में जो ट्रायंगल है आपका,
एबीसी में जो ट्राइंगल है आपका, उसमें क्या क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन साइड है, ए बी, बी सी और ए सी। तो इन तीनों का समी क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखो ए बी को ए बी लिखा मैंने, जो बी सी है, जो क्या है बी सी, गौर से देखो फिगर में, बी सी को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं क्या, जो बी सी है पूरा है, बी सी को मैं लिख सकता हूँ बीपी प्लस पी सी। क्या लिख सकता हूँ, बीपी प्लस पी सी। तो लिख देते हैं भाई बीपी प्लस पीसी, और प्लस में एसी एज इट इज थी। समझ रहे हो, एबी का एबी, पीसी को लिखा मैंने बीपी प्लस पीसी, और एसी का एसी सेम। एबी को एबी लिखा मैंने, जो बीपी है, जो क्या है बीपी, बीपी गौर से देखो किसके इक्वल है, बीक्यू के, तो यहाँ पे मैं बीक्यू लिख रहा हूँ। और जो पीसी है, पीसी देखो किसके इक्वल है, सीआर के, तो उसकी जगह मैं सीआर लिख रहा हूँ, और ये प्लस में एसी। समझ रहे हो मैंने क्या करा, बीसी को स्प्लिट करके बीपी प्लस पीसी लिखा, और जो बीपी और पीसी था, तो अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई बीपी जो है बीक्यू को इक्वल है सीपी और सीआर के इक्वल, तो उसकी जगह मैंने ये दोनों चीजें यहाँ पे लिख दी। तो उसका यहाँ पे रीजन भी लिख दोगे आप लोग, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीपी जो है बीक्यू के इक्वल है, और जो पीसी है वो इक्वल है सीआर के, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, अब देखो होगा क्या, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, गौर से देखो ए बी प्लस बी क्यू मिलकर क्या बना रहा है, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू मिलकर क्या बना रहा है, ए क्यू बना रहा है। क्या बना रहा है, ए क्यू बना रहा है। और सी आर प्लस ए सी, सी आर प्लस ए सी मिलकर क्या बना रहा है, ए आर बना रहा है। क्या बना रहा है, ए आर बना रहा है। ठीक है, हमें प्रूफ के अंदर ए क्यू चाहिए ना, तो ए क्यू को ए क्यू रहने दो, और ए आर नहीं चाहिए। और ए आर देखो किसके इक्वल है, ए आर इक्वल है भाई ए क्यू के, ए आर की जगह ए क्यू लिख दो, ए आर की जगह क्या लिख दो, ए क्यू लिख दो। तो यहाँ लिख देना ए क्यू भाई ए आर के इक्वल था, इसलिए हमने उसकी जगह ए आर की जगह ए क्यू लिख दिया। और ये चीज हम आपको पहले से ऊपर प्रूफ करके दिखा चुके हैं कि इक्वल क्यू था। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, ए क्यू चाहिए था मुझे प्रूफ के अंदर, तो मैंने ए क्यू, तो ए क्यू ऐसे नहीं लिखा, जो ए आर था, ए आर को मैंने ए क्यू के इक्वल लिख दिया, क्योंकि ए आर ए क्यू के इक्वल है। ए क्यू और क्यू किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ए क्यू के, 2 टाइम्स ए क्यू के। और यहाँ पे इक्वल बेटा एक चलता चलता है, पेरीमीटर ऑफ एबीसी, पेरीमीटर ऑफ एबीसी। तो अब पेरीमीटर ऑफ एबीसी किसके इक्वल हो गया है, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू के, 2 टाइम्स ऑफ ए क्यू के, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इसके इक्वल हो गया, ए क्यू के इक्वल, इसके इक्वल हो गया ए क्यू के इक्वल। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे इसको बेटा। चलो क्या है ना, ऐसा क्वेश्चन बेटा 1 मार्कर भी आया है, 3-4 मार्क्स का तो आया, इसके बेस पे 1 मार्कर क्वेश्चन भी बनता है। और वो कैसा क्वेश्चन बनता है उसको भी समझने की कोशिश करना अच्छे से। देखो यहाँ से हमें एक चीज रिलेशन पता चल गया है, यहाँ से हमें एक रिलेशन पता चल गया है कि जो ए क्यू क्या होती है बेटा, टेंजेंट होती है सबसे बड़ी वाली, जो ए क्यू टेंजेंट है, जो ए क्यू है ना टेंजेंट, वो हाफ होता है पेरीमीटर ऑफ एबीसी का, इस ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ होता है। ये चीज हमें पता चल चुकी है। तो पेपर में पता है कैसा क्वेश्चन आता है कि जो ए क्यू है, आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दी हुई है कितनी, 10 दी हुई है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है 10, तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा, तो बताओ पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर अगर हाफ होता है तो ये क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, डबल होगा। तो उस केस में पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 20, उस केस में पेरीमीटर कितना आ जाएगा 20। अगर आपको पेरीमीटर गिवन है ट्रायंगल का, और आपको बोला टेंजेंट की लेंथ बताओ, आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है और टेंजेंट की लेंथ पूछ रहा है, तो उसका हाफ कर दो। समझ में क्या करें, अगर लेंथ दी है टेंजेंट की, पेरीमीटर निकालना है तो डबल, अगर आपको पेरीमीटर दिया है टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो उसको हाफ कर दो। जैसे कि आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो बताओ लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, तो हाफ कर दो, 10 आ गया। अगर आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है, पेरीमीटर बोल रहा है, तो उसको डबल कर दो, 10 का डबल 20, तो पेरीमीटर आ गया 20। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन। एक सर्कल है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जिससे 2 टेंजेंट बनाई गई है, पी ए और पी बी, पी ए और
पीबी, ठीक है। विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, एट द पॉइंट ई ऑन द सर्कल टेंजेंट ड्रॉप, अच्छा पी ए पी बी एंड सी एंड डी। सेम क्वेश्चन है बेटा ये, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन करा, जो मैंने अभी आपको 1 मार्कर बेस पे समझाया है ना, वो यहाँ पर वही क्वेश्चन है। देखो जरा गौर से समझो, पी ए पी बी टेंजेंट है, आगे कह रहा है 1 पॉइंट ई सर्कल पे टेंजेंट टच हो रहा है, ई, ये ई है, और जो टच हो रहा है वो पी ए पे सी पे कट कर रहा है, पी ए पे सी, और पीबी पे डी, पीबी पे डी कट कर रहा है। सेम फिगर है ना। तो कह रहा है अगर पी ए 10 है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है इसकी 10 है, तो पेरीमीटर बताना है आपको पीसीडी का, पेरीमीटर बताना है पीसीडी का। अभी मैंने आपको जस्ट बताया, अगर आपको क्या गिवन है, टेंजेंट की लेंथ गिवन है, पेरीमीटर निकालना है, तो क्या कर दो, डबल कर दो। आपको ये 10 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। पेरीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो लेकिन ये तो हो गया 1 मार्कर बेस पे, अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है या 4 मार्क्स का आता है तो कैसे करेंगे, सीधा आंसर थोड़ी 20 लिख देंगे। तो उसको भी समझो, अगर वैसा आता है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लिख दोगे गिवन क्या है, साफ साफ दिख रहा है गिवन, तो हमें पीए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीटी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले वही कंडीशन लिखो जो हमने वहां पे लिखी थी, पी ए किसके इक्वल है, पी बी के इक्वल है, क्यों है पता है ना, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो वो इक्वल होती है सर्कल पे। अगर डी एक्सटीरियर पॉइंट है तो डीई किसके इक्वल हुआ, डीबी के इक्वल हुआ, डीबी किसके इक्वल हुआ, डी के इक्वल हुआ। इसी तरह से सी किसके इक्वल हुआ, सी ए के इक्वल हुआ, सी किसके इक्वल हुआ, सी के, और इसका रीजन तीनों का सेम ही है, बाय थ्योरम 10.2, ठीक है ना। एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी, तो बेटा ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तीनों साइड है पीसी सीडी पीडी, पीसी सीडी पीडी। सेम उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले करा था। अब देखो पीसी को पीसी रहने दो, जो सीडी है सीडी को स्प्लिट करके लिख दो, और क्या है वो स्प्लिट करके, सी प्लस ईडी, सी प्लस डी, ठीक है ना। जो CD था, यहाँ पे जो CD है मैंने उसको क्या लिख दिया है, C प्लस डी लिख दिया है, ये प्लस ये, है ना। और PD को मैंने PD सेम लिखा है, PC सेम, CE, CE देखो किसके इक्वल है, C इक्वल है भाई CA के, यहाँ पे CE किसके इक्वल है, CA के, और D किसके इक्वल है, D इक्वल है, D इक्वल है DB के, D की जगह फिर DB लिख दो, और ये PD सेम लिख दो, और यहाँ पे रीजन लिख देना कि आपने ऐसे चेंज क्यों करा है, बिकॉज ऑफ DB इक्वल है DE के और सी इक्वल है सी ए, इसलिए। अब जो पीसी प्लस सी ए है, पीसी ए रहा सी ए रहा, इन दोनों को प्लस करके बन रहा है ये पीए, क्या बन रहा है पीए, और जो डीबी और पीडी है, डीबी और डीबी और पीडी है, ये मिलके प्लस करके क्या बन रहा है, पीबी बन रहा है, क्या बन रहा है ये, पीबी बन रहा है। अब ये पीए का पीए सेम, पीबी, पीबी की वैल्यू कितनी है, पीवी इक्वल है पीए के। अच्छा हम पीए को इक्वल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पीए की वैल्यू पता है इसलिए। तो पीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो ये पीवी है उसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, पीए लिख रहा हूँ। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो पीए है वो इक्वल है पीबी के इक्वल है, ठीक है। तो जगह नहीं है तो यहाँ कर देते इसको, तो पीए पीए क्या हो गया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ पीए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीए हो गया, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया ये, पीए हो गया। और पीए की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10, तो 2 इंटू 10, आंसर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। और यही हम आंसर पहले ही ले चुके थे करने से पहले, है ना। तो यहाँ से भी हमारा निकल गया कि पेरीमीटर ऑफ पीसीडी कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। तो कुछ इस तरह से करेंगे क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे इन फिगर PQ इज टेंजेंट एट पॉइंट R ऑफ द सर्कल विद द सेंटर O, इफ TRQ इज 30 डिग्री फाइंड PRS। देखो ये सीधी सीधी फिगर है, आपको ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है
30 डिग्री, और आपको ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है ये, तो इसके अंदर ज़्यादा तामझाम करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेसिकली क्या है बेटा, देखो ये एक डायमीटर है, जो क्या है, डायमीटर है। अगर एक सेमी सर्कल में कोई भी एक एंगल बनता है ना, सेमी सर्कल मतलब डायमीटर से एंड से कोई भी एक वो बनाते हो, ट्रायंगल बना, और उसमें जो एंगल बना ये वाला, वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। कैसा बनता है हमेशा वो? 90 डिग्री। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन था 9th क्लास में। क्या था रीजन? सेम सेगमेंट पे का भी एंगल बनता है तो वो उसका हाफ होता है। देखो ये पूरा डिग्री होता है 180, तो ये 180 तो उसके सामने जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, इसके एंड पॉइंट से जो मिल गया वो उसका हाफ होता था। अगर आपको याद हो 9th क्लास में पढ़ा था, तो ये 180 तो उसके सामने वाला क्या होता है? हाफ होता है। याद है? कुछ ऐसे पढ़ते थे हम कि भाई सेम सेगमेंट से एंगल बन रहा है, तो ये अगर 70 है तो ये 35 होता था, है ना। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है डायमीटर, ये 180 होती है, उसके सामने वाला एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसलिए क्या है, 180 की जगह 90 हो जाएगा, इसलिए 180 तो वो क्या हो जाएगा? 90। तो मीन्स ये एंगल पूरा कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90। तो ये 30, ये 90, अब ये निकल आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होगा? मैं इसको x मान ले रहा हूँ। तो तीनों एंगल का सम 30 प्लस 90 प्लस x, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा, है ना। क्योंकि पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, और पी क्यू एक लाइन है, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो 30 प्लस 90 120, 120 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, मीन्स पी आर एस हमारा आ गया 60 डिग्री। 1 मार्कर क्वेश्चन है बेटा। पहली बात तो आपको पता चल गया, अगर वैल्यू चेंज होकर आता है तो कैसे करोगे? 30 है तो आंख बंद करके 60 पे टिक लगा दो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है प्रूफ दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्केमिकल सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहना चाहता है ये कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है? एक सर्कल है, ठीक है। कह रहा है इस सर्कल की जो अपोजिट साइड्स है, जैसे अपोजिट साइड्स क्या हुई? ए बी और सी डी, ए डी और बी सी। इसकी जो अपोजिट साइड्स है, इसका अगर सेंटर के साथ सबटेंडेड एंगल बनाया जाए कुछ इस तरह से, ये मान लो ओ है, तो एओबी और डीओसी, एओबी और डीओसी अपोजिट साइड्स के सबटेंडेड एंगल का सम क्या है? सप्लीमेंट्री है। मींस आपको यहां प्रूफ करना है एओबी प्लस में डीओसी, प्लस में डीओसी, इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है। इसी तरह से और कौन सी अपोजिट साइड हुई? एडी और बीसी। तो एडी और बीसी के साथ कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एओडी और बीओसी, एओडी और बीओसी, इनका सम 180 डिग्री है। आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है, ठीक है। तो ये कहना चाहता है ये क्वेश्चन, तो करते हैं। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप, एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं अभी आपको मैं बताऊंगा उसका लॉजिक भी। कौन कौन सा ट्रायंगल कर रहा हूं मैं कॉन्ग्रेंट? एक ये वाला जो भी हमने राइट शेड करी, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। इन दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं। हमें क्या प्रूफ करना है समझ हो गया, आ गया होगा आपको शायद, है ना। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है? अच्छा नाम तो दिए हमने, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। तो ये हो गया ट्रायंगल एओपी और एओएस, ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल एओएस। इन दोनों ट्रायंगल में गौर से देखो, ओए क्या है? कॉमन, तो लिख दो भाई ओए इक्वल टू ओए बाय कॉमन। और ओपी जो है ओएस के इक्वल होगा, ओपी जो है किसके इक्वल होगा? ओएस के। क्यों? क्योंकि वो रेडियस है, रेडियस हमेशा इक्वल होती है ना। ओपी और ओएस क्या है? रेडियस ही तो है, और रेडियस तो इक्वल होती है आपस में एक दूसरे के। और एपी इक्वल है एएस के, एपी इक्वल है किसके? एएस के। अच्छा अब एपी एएस के इक्वल क्यों है? क्योंकि देखो ए क्या हो गया? एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ए क्या हो गया?
एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, और ए अगर एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल पे देखो दो टेंजेंट बना रहा है ए पी और ए एस, तो भाई ये दोनों टेंजेंट क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल। पढ़ी थी ना हमने थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी वो, tan पॉइंट। ठीक है, तो बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। बाय एस 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 दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2। ये मान लो एंगल 1 है और ये मान लो एंगल 2 है, ये 1 है और ये 2 है। तो एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी, क्योंकि हमें पता है दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को 3 मान रहा हूं, इसको मैं 4 मान रहा हूं, इसको मैं 5 मान रहा हूं, इसको मैं 6 मान रहा हूं, इसको मैं 7 मान रहा हूं, इसको मैं 8 मान रहा हूं। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके एंगल 1 एंगल 2 करा, उसी तरह से क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होकर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों ट्रायंगल्स समझ रहे हो मैं कौन सा कह रहा हूं, दोबारा देखो, कलर थोड़ा चेंज करते हैं आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, अगर इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल। फिर ये वाला और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करूंगा तो एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल, है ना। तो देखो सब में ना सेम ही प्रोसेस है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है इसी तरह से जैसे हमने ये करा है, फिर बाय सीपीसीटी वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो आपको बार बार दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार कर दिया ना आपने तो बस इतना ही बहुत है। उसके बाद आपको सिर्फ क्या लिखना है, सिमिलरली, सिमिलरली लिख के क्या लिखोगे, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन ठीक रहता है, जो सॉल्यूशन करते हैं ना कि बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे जब जाके एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ था, अब दोबारा से आपको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत नहीं है बाकियों को भी इक्वल करने के लिए, सिर्फ सिमिलर लिख के भी लिख दोगे तो वो चल जाएगा, मींस वो माना जाएगा। ओके, अब देखो जरा ये जो एंगल्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ नहीं पाएगा, यहाँ लिख रहोगे। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबका एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। क्यों, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल बना रहा है और कंप्लीट एंगल हमारे कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, बाय कंप्लीट एंगल। रीजन भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको चाहिए एओबी और डीओसी। क्या क्या चाहिए आपको, एओबी और डीओसी चाहिए आपको प्रूफ के अंदर। तो एओबी के अंदर देखो जो हमने नाम प्लॉट करे उसके अंदर क्या आ रहा है, एओबी के अंदर आ रहा है 2 और 3, एओबी के अंदर आ रहा है 2 और 3, और डीओसी के अंदर क्या आ रहा है, डीओसी ये रहा, तो उसके अंदर आ रहा है 7 और 6। मतलब एओबी के अंदर क्या क्या आ रहा है आपका, 2 और 3, और डीओसी के अंदर जो हमारे डीओसी है इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 6 और 7 नाम के आ रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें एओबी प्लस डीओसी इक्वल टू 180 करना है ना, और ये चीज हमारे पास आई है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे 360 तक। तो इस पूरे को हम 2 3 6 7 में कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे को क्या करेंगे हम 2 3 6 7 में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे, जो एंगल 1 है, एंगल 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 को 2 लिख दो क्योंकि हमें 2 की जरूरत नहीं है। एंगल 2 की जरूरत है, एंगल लिख दो। फिर एंगल 3 की जरूरत है, बिल्कुल है तो लिख दो। एंगल 4 की जरूरत है, नहीं है, तो देखो एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो उसकी जगह एंगल 3 लिख दो। फिर एंगल 5 की जरूरत है, नहीं है, तो देखो एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, तो वो लिख दो। फिर एंगल 6 चाहिए तो लिख दो। फिर एंगल 7 बिल्कुल चाहिए तो लिख दो। फिर चाहिए हमें एंगल 8, चाहिए नहीं चाहिए, वो किसके इक्वल है, 7 के, तो वो लिख दो, और इक्वल टू 360, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो हमने क्या करा है, दोबारा समझने की कोशिश करो। हमें जो प्रूफ करना था उसमें एओबी और डीओसी आ रहा है ना। तो एओबी में देखो नंबर जो हमने प्लॉट करे एंगल्स के, एओबी में कौन कौन से नंबर्स के बेस पे एंगल आ रहा है, 2 और 3 आ रहा था, 6 और 7 आ रहा था। तो हमने क्या करा, इस जो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इन सबको 2 3 6 7 में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, देखो 1 की हमें जरूरत नहीं है इसके हिसाब से, तो 1 देखो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो 1 की जगह मैंने 2 लिख दिया। फिर सेकंड नंबर है 2 हमें चाहिए तो मैंने 2 को 2 एज इट इज लिख दिया। फिर है 3 हमें चाहिए तो 3 को मैंने एज इट इज लिख दिया।
फिर है 4, 4 हमें नहीं चाहिए तो देखो मैंने 4 किसके इक्वल है 3 के, तो मैंने 3 लिख दिया। एंगल 5 हमें चाहिए, नहीं चाहिए, तो मैंने देखा एंगल 5 किसके इक्वल है एंगल 6 के, तो उसकी जगह मैंने एंगल 6 लिख दिया। फिर एंगल 6 को मैंने एज इट इज का सेम लिख दिया क्योंकि चाहिए था। 7 मुझे चाहिए तो मैंने एज इट इज लिख दिया। 8 मुझे नहीं चाहिए था, 8 किसके इक्वल है 7 के, तो उसकी जगह मैंने 7 लिख दिया। देखो इससे हुआ क्या, सब दो दो टाइम्स आ गए, एंगल 2 भी 2 टाइम्स, एंगल 3 भी 2 टाइम्स, एंगल 6 भी 2 टाइम्स और एंगल 7 भी 2 टाइम्स आ गया। तो 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 6, 2 टाइम्स एंगल 7 इक्वल टू 360। और इन सब में से देखो 2 कॉमन है, तो बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। 2 मल्टीप्लाई में तो जरा के डिवाइड हो जाएगा। और देखो 2 प्लस 3 के 2 प्लस 3 मिलके कौन कौन सा एंगल बना रहा है, देखो 2 ये रहा 3 ये रहा, तो 2 3 मिलके बना रहा है AOB। कौन सा एंगल बना रहा है AOB। और 6 और 7 कौन सा एंगल मिलके बना रहा है, 6 ये रहा 7 ये रहा, तो वो बना रहा है DOC। DOC इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल हो गए, 2 कैसा है 2 मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर आके वो डिवाइड हो गया, तो ये कैंसिल होके आ गया 180। तो AOB प्लस DOC इक्वल टू कितना आ गया आपका 180। और यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली AOD प्लस BOC भी कितना हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं सिमिलरली AOD प्लस BOC इक्वल टू 180। ठीक है, तो कुछ इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चन। कह रहा है ट्राइंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक ट्राइंगल के अंदर भी एक सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर, मतलब जो OD हमारा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेगमेंट BD एंड DC, सेगमेंट BD ऑन DC into which BC डिवाइड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D आर 8 एंड 6। तो ये 8 है और ये 6 है जैसे आपको फिगर में दिख रहा है। तो कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ, बेसिकली मैं बता दूं यहाँ पे शायद हट गया है फिगर की वजह से, हमें फाइंड करना है साइड AB एंड AC। ठीक है ना, हमें ये पूरी साइड AC और AB फाइंड करनी है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखते हैं कैसे करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिगर में बता दूं तो करने क्या वाले हैं। ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मान लो इसको मान लेते हैं हम E और इसको मान लेते हैं हम F। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, C को O से ज्वाइन कर रहा हूँ, C को कैसे ज्वाइन कर रहा हूँ, O से ज्वाइन कर रहा हूँ, O को B से ज्वाइन कर रहा हूँ, A को O से ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे OD क्या है रेडियस, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट D पे, इसी तरह से मैं OF रेडियस ड्रॉ कर रहा हूँ जो F पॉइंट पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टच हो रहा है, और एक E पे टच हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होगा बेटा 90 डिग्री होगा। क्यों पता है ना, थ्योरम 10.1, उसी वजह से, क्योंकि ये रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ड्रॉ हुई, तो इसलिए वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। अब हमें ये पता है, हमने थ्योरम पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं 2 तो वो दोनों इक्वल होती है। तो गौर से देखो, C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है CD और एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है CE। एक हो रही है CD और एक हो रही है CE, तो आपस में एक दूसरे की क्या होंगी, ये इक्वल। अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगी 6। इसी तरह से B एक एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, अगर BD 8 है तो BF भी कितना होगा 8 होगा। समझ रहे हो, इसी तरह से A एक्सटर्नल पॉइंट है, AE अगर X है तो AF भी क्या होगा X होगा। AE अगर X है तो AF भी क्या होगा X होगा। ठीक है, अब जो चीज मैंने आपको फिगर में बताई ना उसको यहां लिखना भी पड़ेगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद देखो क्या करेंगे, कैसे एक्स की वैल्यू निकलेगी, अब उस चीज को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा फिगर का था, जो फिगर के बेसिस पे समझाना था, नहीं तो बार बार मुझे इंक चेंज करनी पड़ती, इसलिए मैंने एक बार में समझा दिया यहाँ पे आपको ये चीज। तो अब देखो सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, CD 6 सेंटीमीटर है, BD 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। अब हम लिखेंगे भाई CD जो है इक्वल होगा किसके, CE के, जो है 6 सेंटीमीटर, और जो BD है ना BD किसके इक्वल होगा BF के,
बी डी इक्वल होगा बी एफ के, जो कितना है 8 सेंटीमीटर। और जो बेटा ए है वो किसके इक्वल होगा, ए एफ के। फिगर में चेक कर लेना, ए का है और ए एफ है, ए जो है ए एफ के इक्वल होगा, और मैं उसको एक्स लाइट कर ले, क्या लाइट कर ले रहा हूँ, एक्स। और ये सब ऐसा क्यों हुआ, यूजिंग थ्योरम 10.2। आप ऐसा लिख दो या ऐसा भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल पॉइंट्स टेंजेंट ड्रॉ थ्रू दी एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि टेंजेंट्स आर इक्वल इफ ड्रॉन टू दी एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हो, इसके साथ थ्योरम 10.2 लिख दो। तो इस वजह से ये इक्वल है। अब यहाँ पे देखो आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, कौन कौन से, कौन कौन से, एक दिख रहा है आपको ये सी ओ डी, कौन सा, सी ओ बी, और दिख रहा है आपको एक ए ओ सी, और एक दिख रहा होगा आपको ए ओ बी। ये 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, पूरे ट्राइंगल का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इन तीनों ट्राइंगल से मिलकर बना है। कौन कौन सा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, समझ रहे हो ना मैंने क्या करा है, पूरे ट्राइंगल का एरिया इन 3 ट्राइंगल्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अब देखो जो AOC, BOC और AOB है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ रहे हो मैं क्या करूँ, ये जैसे देखो एक ट्राइंगल देखो, जो BOC देखो पहले ये वाला, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्राइंगल की, जो येलो येलो करा है मैंने, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, जो हमारा क्या है बेटा, ओडी है, परपेंडिकुलर है, ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये इस ट्राइंगल की हाइट होगी, इसका मतलब क्या हो गया, इस ट्राइंगल की क्या हो गई, हाइट। और बेस क्या हो गया, ये पूरा हो गया, बेस क्या हो गया, ये पूरा हो गया, और ये पूरा कितना है 6 और 8 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से ये पूरा कितना है 6 प्लस एक्स, इस तरह से ये पूरा ए बी कितना है 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब आपको हाइट पता हो, जब आपको हाइट पता हो तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो उसी का यूज करके हम इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एओसी, किसकी बात हो रही है, एओसी की बात हो रही है। तो अगर हम एओसी की बात कर रहे हैं बेटा, एओसी, एओसी, एओसी जो देखो मैं डार्क कर रहा हूं अभी, है ना, इस एओसी में, इस एओसी में हाइट क्या है ओई, हाइट क्या है ये ओई, और बेस क्या है एसी, बेस क्या है एसी, ठीक है। तो हाफ ऑफ बेस, बेस क्या है एसी, और हाइट क्या है ओई, प्लस में इसी तरह से बीओसी में, बीओसी में, बीओसी में बेटा हाइट क्या होगी, बीओसी में ओडी, और बेस क्या होगा बीसी। इसी तरह से एओबी में, एओबी में समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं, देखो बीओसी था, बीओसी में हाइट क्या हुई हमारी है ओडी, और बेस क्या हुई है पूरा सीबी। इसी तरह से एओबी में, एओबी में हाइट क्या हुई हमारी ओएफ, और बेस क्या हुआ एबी, ओएफ और एबी, ओएफ और एबी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। अब वैल्यू पुट करो, एसी की वैल्यू कितनी है 6 प्लस एक्स, और ओई की वैल्यू 4 है, प्लस में हाफ ऑफ ओडी की वैल्यू कितनी है 4 है, और बीसी की वैल्यू कितनी है 14 है, प्लस में हाफ ऑफ ओएफ, ओएफ की वैल्यू कितनी है 4 है, क्योंकि रेडियस है ना ओएफ और ओडी, इसलिए 4 लिख रहा हूं मैं, और एबी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स है, ठीक है ना। इससे कैंसिल 2 बार में, इससे कैंसिल 2 बार में, इससे 2 से 4 कैंसिल 2 बार में। अब इसको ओपन करते हैं, 2 6 12, और 2 को x से करा 2x, 2 को 14 से करा 28, और 2 को 8 से करा 16, और 2 को x से करा 2x। सिर्फ सिंप्लीफाई करा है मैंने और कुछ नहीं करा यहाँ पे। अब यहाँ कर लेते हैं इसको, वैसे तो ये यहाँ पे आएगा भी नहीं अभी,
पूरा रपी करना पड़ेगा हमें। तो 12 प्लस 28 40 40 और 56, ये आ गया 56 प्लस में 2x 2x 4x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया इस तरह से 56 प्लस x। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो ज्यादा मार्क्स का आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी कभार बेटा ये लोग दे देते हैं इस क्वेश्चन को, वो भी ज्यादा मार्क्स का देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ना, इसलिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आ गया 56 प्लस 4x आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। 9th क्लास में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हीरोन्स फॉर्मूला। अब उस हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे। अभी हमने एबीसी का ट्राइंगल 3 अलग अलग ट्राइंगल्स के पार्ट के हिसाब से निकाला था, पूरे एबीसी का एरिया निकालेंगे हम किसके बेस से, हीरोन्स फॉर्मूला के बेस पे। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हमें निकालना होता है एस होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और एबीसी होती है हमारी साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अब तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारी, AC BC और AB। तो साफ साफ दिख रहा है हमारा, हमने लिखा भी हुआ है 14 है, और वो 6 प्लस एक्स है, और सी हमारा 8 प्लस एक्स है, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 8 28, और x 2x डिवाइड बाई 2 20 और 2 में देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 28 में से 2 कॉमन लिया तो 14 बचा, 2x में से 2 कॉमन लिया तो x बचा, नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारा s आ गया बेटा 14 प्लस x। s कितना आ गया हमारा 14 प्लस x आ गया। ठीक है, अब हीरोस फॉर्मूला लगाया करते थे हम। अब हीरोस फॉर्मूला क्या होता था उसको करते हैं, उससे पहले बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन में रब करने वाला हूँ जो लेफ्ट हैंड पे लिखा हुआ है, ये वाला है ना। तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लेना। तो बेटा हीरोस फॉर्मूला क्या होता था हमारा एरिया निकालने का, वो होता था s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s अभी हमने निकाला कितना है 14 प्लस एक्स। फिर है बेटा s माइनस ए, तो s है हमारा 14 प्लस एक्स माइनस में a क्या है हमारा साइड ऑफ ट्राइंगल, तो कोई सी भी मान लो, a हमने मान लिया 14 तो माइनस 14। फिर s माइनस बी, तो s तो हमारा 14 प्लस एक्स माइनस में b किसी भी साइड को ही मान लो, तो मान लिया हमने 6 प्लस एक्स को, तो b की जगह 6 प्लस एक्स लिखेंगे, लेकिन माइनस है तो हो जाएगा 6 माइनस एक्स, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जगह तो है नहीं, क्या करें इसको भी हट काम करते रब कर ही देते, थोड़ा और सही रहेगा, है ना। इसको भी क्या कर देते हैं, यहाँ से रब कर देते हैं। अब देखो जरा, फिर होता है बेटा s माइनस सी। s तो हमारा 14 प्लस एक्स आया, माइनस में c क्या है हमारा 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस है लेकिन बाहर माइनस है तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है हमारे यहाँ से, हमारा 14 प्लस एक्स, प्लस का 14 माइनस का 14 कट तो बचा x, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 14 में से 6 गया तो बचा 8, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 14 में से 8 गया तो बचा 6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी यहां से बना हमारा कितना 14 प्लस एक्स और 48x, तो कुछ ये बना हमारा। ठीक है, अब वहां से हमने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला तीनों को अलग अलग पार्ट्स करके, तो जब आया था हमारा 56 प्लस 4x, यही आया था ना। और अब कितना आया बेटा, ये है दोनों का एरिया, एबीसी का एरिया इस तरीके से निकाला और एबीसी का एरिया हमने उस तरीके से निकाला है। किसी भी तरीके से निकालो होगा तो एरिया सेम ही, किसी भी तरीके से निकालो एरिया होगा सेम ही, है ना। तो इसका मतलब ये जो पूरा है 14 प्लस एक्स इंटू 48x इक्वल होगा किसके 56 प्लस 4x के। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ एरिया किसी भी तरीके से निकालो होगा तो इक्वली, कैसे भी निकालो एरिया तो आएगा सेम ही। एबीसी का एक एरिया हमने जो लास्ट करा था उस तरीके से, और एक एबीसी का तरीका मैंने एबीसी का एरिया मैंने एक हीरोस फॉर्म में से निकाला है। तो
तो एरिया दोनों का इक्वली होगा, तो इसलिए मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट क्यों करा, ऐसा क्यों करा, ताकि इक्वेशन बन सके और वहां से इक्वेशन बना के हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सके। और एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो उसमें 6 ऐड करेंगे तो ए सी आ जाएगा, उसमें 8 ऐड करेंगे तो ए बी आ जाएगा, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। इधर स्क्वायर रूट है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 40 प्लस एक्स 48x, इधर आके क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें भी देखो कुछ कॉमन आ रहा है, मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, 4 के टेबल 56 1 40 और यहाँ से ये x, और इस पूरे पे क्या है, अब ये स्क्वायर है। समझो मैंने क्या करा है, मैंने ये करा है 56 और 4x में से मैंने 4 कॉमन लिया, तो 56 4 की टेल में आता है 14 बार में, और तो इसलिए 14 बचा, 4x में से 4 कॉमन लिया तो x बचा, और इधर स्क्वायर रूट था तो इधर आके वो क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो ये 14 प्लस एक्स 48x, अब ये स्क्वायर है ना, मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ, तो एक 4 है तो 4 का स्क्वायर, और एक 14 प्लस एक्स है तो 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। गॉट इट। अब एक चीज देखो, 14 प्लस एक्स है ना, मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो एक 14 प्लस एक्स से एक 14 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा। समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 14 प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे 14 प्लस एक्स का क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर था तो 4 का भी स्क्वायर कर दिया मैंने, 14 प्लस एक्स का भी स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे है 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मीन्स 14 प्लस एक्स 2 टाइम्स है। स्क्वायर का मतलब यही तो होता है कि वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए मैंने 14 प्लस एक्स लिख दिया। ये 14x प्लस इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड, और वो उससे क्या हो जाएगा, कट, उससे क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये 48x 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, इधर अकेला बचा 14 प्लस एक्स, 16 से 48 कैंसिल 3 बार में, तो ये 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स, प्लस का x इधर आके माइनस का x हो जाएगा, इधर बचा 14, 3x में से x किया 2x, 2 मल्टीप्लाई में x के साथ तो उधर आगे जाएगा डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 7, और x की वैल्यू 7 आ गई तो AC क्या था हमारा 6 प्लस एक्स, और 6 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू 7 तो 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर, और AB क्या था हमारा 8 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 7, तो 8 प्लस 7 15 सेंटीमीटर, कितना आ गया, ये हमारा देखो हमारा कितना आ गया 15 और 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, कि इन फिगर 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट सी, दो सर्कल्स है बेटा, एक दूसरे को टच हो रहे हैं सी पॉइंट पे, प्रूफ दैट द कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट सी, जो कॉमन टेंजेंट है आर सी है ना, बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट पी एंड क्यू, वो बाइसेक्ट कर रहा है कॉमन टेंजेंट पी क्यू को, पी क्यू को क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, मींस आपको प्रूफ करना है पी आर आर क्यू को इक्वल है। एक्चुअल में आपको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे पी आर किसके इक्वल है, आर क्यू के इक्वल है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखो जरा गौर से, आर एक एक्सटीरियर पॉइंट है, आर का एक एक्सटीरियर पॉइंट, तो पी आर किसके इक्वल हुआ, आर सी के इक्वल हुआ, पी आर किसके इक्वल हुआ, आर सी के इक्वल हुआ, क्यों, बाय थ्योरम 10.2 पढ़ा है ना हमने, अगर एक्सट्रेट पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है सर्कल पे, वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती है, तो इसीलिए पी आर किसके इक्वल हुआ, आर सी के इक्वल हुआ। इसी तरह से अब आर एक्सटीरियर पॉइंट है इस वाले ट्रायंगल के लिए भी, ये छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी, तो उस वजह से आर क्यू किसके इक्वल होगा, आर सी के इक्वल होगा, आर क्यू किसके इक्वल होगा, आर सी के इक्वल होगा, तो यहां भी लिख दो भाई आर क्यू जो है इक्वल है आर सी के, और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन, और इसका भी रीजन क्या है, सेम थ्योरम 10.2। तो अब आपको आंसर शायद दिख गया होगा, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को देख लो, आर सी इसके इक्वल, आर सी इसके इक्वल, तो आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए, देखो ना आर सी तो है, आर सी इसके भी इक्वल है, आर सी इसके भी इक्वल है, तो आपस में ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, पी आर इक्वल टू आर क्यू, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन फिगर साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल, ए बी बी सी और
सी ए ऑफ ट्राइंगल टच द सर्कल, सर्कल को टच कर रही है बेटा, सेंटर ओ, जिस सर्कल का सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और जो टच कर रहे हैं वो है, कर रही है पी क्यू आर पे, ये पी क्यू आर पे टच कर रही है, ठीक है, बेसिकली बस इतना कहना चाहता है ये। तो कह रहा है प्रूफ करके दिखाओ ए बी प्लस सी क्यू, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल है ए सी प्लस बी क्यू के, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल है ए सी प्लस बी क्यू के, आपको ये चीज प्रूफ करके दिखानी है पहले पार्ट में, फिर दूसरा पार्ट बाद में पढ़ेंगे। तो पहले भी इसको कर लेते हैं हम लोग, पहला पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी क्यू इक्वल है ए सी प्लस बी क्यू के। तो कैसे करेंगे भाई, देखो जरा, हमें पता है क्या b क्या है, एक b क्या है, एक एक्सट्रीम पॉइंट इस सर्कल के लिए, तो बी क्यू किसके इक्वल होगा, बी क्यू के, बी क्यू किसके इक्वल होगा, बीपी के, ठीक है, बी क्यू किसके इक्वल होगा, बीपी के इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से एपी किसके इक्वल होगा, ए आर के, क्योंकि ए एक्सटीरियर पॉइंट है, तो एपी किसके इक्वल हुआ, ए आर के। तो एपी को बेटा बीपी के नीचे लिखना, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ए बी चाहिए हमें। अगर मैं बीपी के नीचे एपी लिखूंगा जब भी तो वो प्लस होके ए बी बनेगा, समझाया था मैंने, उसका रीजन भी समझाया था, प्लस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ, राइट हैंड साइड वाले एक तरफ, अगर हम थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे कर देंगे तो क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा और वो प्लस होके जो चीज हमें चाहिए वो नहीं बनेगा। तो हमें ए बी बनाना है, प्रूफ के अंदर ए बी बनाना है, तो बीपी के नीचे क्या आना चाहिए, एपी आना चाहिए, और ए आर के नीचे क्या आना चाहिए, सी आर आना चाहिए, ठीक है। तो एपी इक्वल टू एपी किसके इक्वल था, ए आर के, तो ए आर को इधर लिख दो। अब इसी तरह से सी एक्सटीरियर पॉइंट है, तो सी आर किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, तो सी आर यहां लिखो और सी क्यू यहां लिखो, ठीक है। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, और इसका रीजन क्या हुआ, सबके सेम थ्योरम 10.2। समझ में आया ना हमने क्या करा है, कुछ नहीं करा मैंने, बस इतना सा करा है, बी एक्सटीरियर पॉइंट है तो बी क्यू इक्वल होगा बीपी के, सी एक्सटीरियर पॉइंट है तो सी क्यू इक्वल होगा सी आर के, ए एक्सटीरियर पॉइंट है तो ए पी इक्वल होगा ए आर के। और दूसरी चीज मैंने ये देखी कि मैं उसको सही लिख रहा हूं नहीं लिख रहा, मींस बीपी के नीचे एपी लिख रहा हूं नहीं लिख रहा, और ए आर के नीचे सी आर में लिख रहा हूं या नहीं लिख रहा हूं, बस ये चीज मैंने देखी है। इतना करने के बाद क्या कर दो आप, ऐड कर दो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को। कैसे ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक तरफ, राइट हैंड साइड वाले प्लस एक तरफ, तो बी क्यू प्लस ए आर प्लस सी आर इक्वल में बीपी प्लस एपी प्लस सी क्यू। तो ये बी क्यू को बी क्यू रहने दो, ए आर प्लस सी आर, ए आर प्लस सी आर मिलके क्या बना रहा है बेटा, ए सी बना रहा है। बीपी प्लस एपी, बीपी प्लस एपी मिलके क्या बना रहा है, ए बी बना रहा है, तो उसकी जगह ए बी लिख दो, और ये सी क्यू एज इट इज लिख दो। गौर से देख लो भाई, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, बस इतना सा क्वेश्चन है, इजी सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, है ना। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट भी। तो वीडियो मैं इसको रब कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको नोट या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखो आपका ये है, आपको प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ एबीसी इनटू आर के है। तो देखो क्या कर रहे हैं, उसको ए को ओ से ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को बी से ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को सी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है, ए आर मतलब बेटा एरिया होता है, ठीक है, वो क्या क्या होगा, एओबी का एरिया, अगर मैं क्या करूं एबीसी का एरिया निकालने के लिए, एओबी का एरिया प्लस में बीओसी का एरिया प्लस में एओसी का एरिया, इन तीनों एरिया को प्लस कर दूं तो क्या, तो क्या वो एबीसी का एरिया बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, क्योंकि इन तीनों का सम ही क्या है, एबीसी है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है। अब ये इसकी हाइट होगी जो है आर, ये इसकी हाइट होगी जो है आर, क्योंकि रेडियस है ये इसकी हाइट होगी जो है आर। अच्छा ये हाइट क्यों होगी, उसका भी रीजन है
क्योंकि ये जो हमने ड्रॉ करा है यहाँ पे क्यूब ओ क्यू जो यहाँ पे ड्रॉ करा है, जो मैंने डार्क करा है अभी, ये बेटा बीसी एक टेंजेंट है, बीसी क्या एक टेंजेंट है, जो क्यू पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका, फिर रेडियस ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो क्या होती है उस पे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हो गई तो इसका मतलब वही उसकी क्या होती है, हाइट हो जाएगी ट्रायंगल की। परपेंडिकुलर लाइन ही एक ट्रायंगल की क्या होती है, हाइट होती है। तो इसीलिए जो इस ट्रायंगल की जो रेडियस है, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है, इस ट्रायंगल के लिए हाइट है, सेम इस ट्रायंगल के लिए रेडियस ही हाइट है, इस ट्रायंगल के लिए भी रेडियस ही हाइट है। तो जब हम बीओसी लेंगे तो बेस हो गया बीसी, जब हम एओबी लेंगे तो बेस हो गया एबी, जब हम एओसी लेंगे तो बेस हो गया एसी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जब हमने ट्रायंगल लिया एओबी तो बेस हुआ एबी, हाइट हुई ओ आर। जब हमने ट्रायंगल लिया एओसी तो बेस हुआ एसी, हाइट हुई आर। जब हमने ट्रायंगल लिया बीओसी तो बेस हुआ बीसी और हाइट हुई आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी क्या होगा बेटा, हाफ इंटू एओबी के लिए, एओबी के लिए क्या है, एओबी का है, एओबी का है ये रहा एओबी, तो हाफ इंटू बेस, बेस है ए बी, और हाइट, हाइट है रेडियस तो आर। सेम बीओसी के लिए बेटा हाफ इंटू बेस, बी बीओसी, बीओसी के लिए बेस क्या है बीसी और हाइट है आर। एओसी के लिए बेस क्या है एसी और हाइट क्या है आर। ठीक है, अब इस पूरे में गौर से देखो, गौर से देखो, 1/2 कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है और आर भी कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो आप लोग इसको, 1/2 और आर कॉमन ले लो। तो 1/2 आर कॉमन लिया, यहां बचा ए बी, 1/2 आर कॉमन लिया, यहां बचा बी सी, 1/2 आर कॉमन लिया, यहां बचा ए सी, ये कॉमन आ गया। अब आपको अगर साफ साफ दिख रहा हो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम है, और ट्राइंगल की तीनों साइड का सम क्या कहलाता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम एबीसी है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ईबीसी। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इनटू आर, आर पहले आ गया उससे कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। अब देखते हैं बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और आपका इसका, फिर हमारी वीडियो भी कंप्लीट होती है इस चैप्टर के डिवीजन के साथ। तो फटाफट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है इन फिगर एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी पे सच दैट बीसी इक्वल टू 6 है, ये पूरी की पूरी लाइन कितने बीसी की 6 सेंटीमीटर है, ए बी 8 है, ए बी कितना है मतलब ये ए बी 8 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस, तो आपको ये रेडियस फाइंड करनी है, ये रेडियस फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो करते हैं भाई, तो पहले तो गिवन लिख देते हैं। इसमें पता है क्या फॉलो होगा, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन करा ना वही चीज फॉलो होगी यहाँ भी, देखो कैसे ही पता चल जाएगी आपको। हमें गिवन है बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है, और ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके इक्वल होगा, मैंने भी जस्ट बताया था आपको, क्या करा था भाई हमने उसमें, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन, इसको इससे ज्वाइन करा था। तो तीन ट्राइंगल बन रहे हैं ए ओ बी बी ओ सी ए ओ सी, सेम चीज है बेटा, सेम चीज है, तो मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा। ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी, यही होगा ना, एबीसी का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा, ए ओ बी बी ओ सी और ए ओ सी के। और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अच्छा एबीसी का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ एबीसी निकालने के लिए हाफ इंटू बेस, ट्राइंगल पूरे ट्राइंगल के एबीसी के लिए, एबीसी के लिए पूरे ट्राइंगल एबीसी के लिए बेस क्या है 6 और हाइट क्या है 8, तो हाफ इंटू 6 इंटू 8। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये पहले से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता उसके लिए हीरोस फॉर्मुला यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हीरोस फॉर्मुला, जो 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधे सीधा आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, जिसका बेस हो गया बीसी और हाइट हो गई पीबी। तो चलो ये वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं यहाँ पे बीसी और ए बी।
सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी के लिए भी, एओबी का है आपका एओबी घेरा, एओबी घेरा, तो उसका बेस होगा ए बी और हाइट होगी रेडियस, क्योंकि ये 90 डिग्री का बनाएगा ना इस ट्रायंगल में, क्योंकि ये रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, इसलिए आर। बीओसी के लिए बेटा हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा बीओसी के लिए बीसी और हाइट हो जाएगी रेडियस। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी के लिए, एओसी के लिए बेस हो जाएगा एसी और रेडियस हो जाएगी, सॉरी हाइट हो जाएगी आर। ठीक है, हाफ ऑफ बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है 6, AB की वैल्यू कितनी है 8, हाफ ऑफ फिर AB, AB की वैल्यू कितनी है 8 इंटू आर, हाफ ऑफ BC, BC की वैल्यू कितनी है 6 इंटू आर, प्लस में हाफ ऑफ AC, AC की वैल्यू हमें नहीं पता लेकिन वो निकल जाएगी, पता है कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, क्योंकि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हमें बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज से तो निकालना है, AC एक हाइपोटेन्यूज ही तो है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आ जाएगा, तो आएगा वो 10, मैं भी आपको निकाल के शो कर दूंगा, ठीक है ना, कितना आएगा वो 10 आएगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करा 100, 100 का रूट 10 होता है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा 10 आया कैसे, और पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। हाँ, तो अब 2 से ए कैंसिल 3 बार में, 2 से ए कैंसिल 4 बार में, 2 से ए कैंसिल 3 बार में, 2 से ए कैंसिल 5 बार में, तो 8 3 24 हो गया, ये हो गया 4R, ये हो गया 3R और ये हो गया 5R, 4R 3R 5R, कितने R हो गए बेटा, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12R, तो ये R के साथ 12 मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो R की वैल्यू होगी 24 डिवाइड बाई 12, तो मीन्स 2 सेंटीमीटर, R कितना आ गया आपका 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज और करनी है, क्या, AC निकाल के दिखाना है हमको, AC मतलब AC का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस मतलब BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर के बराबर होगा, AC हमें निकालना है, BC हमें दिया हुआ है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, AB हमें दिया हुआ है 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 100, स्क्वायर है तो इधर आ गया रूट, और इसकी वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी शो करके दिखाना होगा आपको, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझ लो इसको, और कोई डाउट है कमेंट में पूछ लो, मैं उसको हो सके जितना अच्छे से होगा आपको वहां भी एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।